नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और आज हम लोग लेकर आए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स और लिखा हुआ है कि इससे क्यों लगता है डर। और आज से इससे डर नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं इसको तैयार करने का। और अब आप सोच रहे होगे सर ये होता क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपने लिख तो दिया लेकिन ये किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, क्या इसका महत्व है, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए उसके बाद। तो चले हैं भाई, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने चैप्टर की तरफ। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा था नॉन फाइनाइट वर्ब्स, राइट। तो इसका मतलब अगर ये नॉन फाइनाइट है तो फाइनाइट भी होता होगा। तो वर्ब्स मेनली दो टाइप की होती हैं, पहला होता है फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं बेटा, कई लोग इसको कह देते हैं कि इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब तो क्या होता है, अनंत होता है, जबकि क्या है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब ये होता है कि जो पहले से फाइनाइट हो, जिसके बारे में हम और आप जानते हैं पहले से, और वो एक कॉमन वर्ब हम लोग कह सकते हैं। जैसे मेन वर्ब होता है वैसे ही उसको सारे के सारे मेन वर्ब जो होते हैं, जितने भी मेन वर्ब्स हैं, है ना, वो सब के सब किस में आ जाएंगे, फाइनाइट वर्ब में ही आ जाएंगे। अब समझते हैं कि नॉन फाइनाइट एक्चुअली होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स एक्शन का काम नहीं करते, मेन वर्ब का काम नहीं करते, बल्कि अलग अलग चीजों को जैसे हमें रिक्वायरमेंट है वैसे ही सेंस देने का प्रयास करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने टाइप की होती है पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटेंस से समझेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब पे बेस्ड कैसे एग्जाम में आता है या पूछा जाता है। और ऐसे बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि इसमें ऐसे टेढ़े क्वेश्चन बन जाते हैं कि आमतौर पे लोग कर नहीं पाते हैं, गलत हो जाते हैं। लेकिन एक बार आज आप पढ़ लोगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसमें से जो भी आएगा इससे में से अगर आ जाता है तो कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में सबसे पहली वर्ब आती है, मे भी आपने नाम भी सुना हो इसका, पहला आता है इन्फिनेटिव। सबसे पहला क्या बच्चों, इन्फिनेटिव है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जेरेंड, राइट। और तीसरा क्या होता है, पार्टिसिपल, राइट, पार्टिसिपल। पहला क्या है, इन्फिनेटिव है, दूसरा क्या है, जेरेंड है, तीसरा क्या है, पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से पार्टिसिपल होते हैं भाई, सबसे पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और इन्फिनेटिव में दो इन्फिनेटिव होते हैं, इसमें से एक और निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, BARE, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं होता क्या है ये। इन्फिनेटिव का क्या मतलब है, जेरेंड का क्या मतलब है, पार्टिसिपल का क्या मतलब है, ये आप जरा सा स्क्रीनशॉट इसके ले लो, नोट डाउन कहीं कर लो। उसके बाद मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, उसमें आपको बताना क्या इन्फिनेटिव होगा, क्या जेरेंड, क्या पार्टिसिपल। देखते हैं। चलो भाई सेंटेंस पे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर ये लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग टू सिंग, राइट, फिर मैंने कह दिया सिंगिंग इज नॉट इजी, फिर कह दिया आई सॉ ए सिंगिंग डॉल, राइट। बहुत ध्यान समझेंगे। पहले वाले सेंटेंस को कंसीडर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, कौन सा वर्ड क्या भूमिका प्ले कर रहा है। आई एम गोइंग टू सिंग, इसमें अगर पूछा जाए बच्चे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है या फाइनाइट वर्ब क्या है, तो फाइनाइट का मतलब क्या है, एक बात में समझ लो बहुत आसानी से। फाइनाइट वर्ब का मतलब है मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसकी फॉर्म्स चेंज होती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पास्ट की बात करेगा पास्ट फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अगर फ्यूचर की बात करेगा या इंडेफिनिट की बात करेगा या हो सकता है प्रेजेंट डेफिनेट में, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यानी कि जैसे आप टेंस चेंज करोगे वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज होती जाएगी, कभी सेकंड फॉर्म आ रही, कभी फर्स्ट फॉर्म आ रही, कभी थर्ड फॉर्म आ रही। लेकिन ये जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये कभी भी टेंस पर निर्भर नहीं करती, इनकी कोई फॉर्म्स चेंज नहीं होती है, सिवाय
अगर हम बात करें पार्टिसिपल की, जैसा कि मैंने लिखा था पार्टिसिपल में दो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसमें एक में हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, एक में हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अदरवाइज यहां पर आप जितने भी वर्ब्स देखोगे उसमें कोई भी चेंज टेंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जैसे पहले वाले में अगर पूछा जाए कितनी वर्ब्स हैं तो क्या बताओगे? आई एम गोइंग टू सिंग में कितनी वर्ब्स हैं? आप कहोगे सर एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर आप कहोगे कि सर एक मेन वर्ब है, बिल्कुल सही। मेन वर्ब कौन सी है? आई एम गोइंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो कि हेल्प करती, जैसे कि नाम है हेल्पिंग वर्ब किसको हेल्प करती? मेन वर्ब को। तो यहां पर गोइंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, लिख दिया यहां पर। अब देखें आई एम गोइंग, ये तो मेन वर्ब के साथ हो गया। टू सिंग ये भी तो एक वर्ब है। अब ये जो वर्ब है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है और जब पर्पस को शो करना होता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के, जैसे ही डिसाइडेड टू मैरी, तो टू मैरी यहां पर क्या है? इन्फिनेटिव है, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहां पर क्या है? इन्फिनेटिव। ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। ये देखिए इन्फिनेटिव कहलाएगा ये। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है इन्फिनेटिव। क्लियर? ये वन ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। अब दूसरा देखते हैं, सिंगिंग इज नॉट इजी। अब बहुत ध्यान समझना, यहां पर मैंने एक हेल्पिंग वर्ब लगाई है और जो मेन सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट की अगर बात करें, सब्जेक्ट हमारे पास क्या बन जाता है? सिंगिंग। सिंगिंग बना है सिंग से, और सिंग क्या है? वर्ब है। वर्ब में जब आईएनजी लगाकर और वर्ब को एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करवाते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं कि आई लाइक सिंगिंग, है ना, तो आई लाइक सिंगिंग में भी क्या है? हॉबी को बता रहा ऑब्जेक्ट की तरीके से, या तो ऑब्जेक्ट की तरीके से या सब्जेक्ट की तरीके से अगर वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाते हो। क्योंकि अगर हम सेंटेंस ये लिख देते और कहते कि सिंग इज नॉट इजी, सिंग, तो गलत होता है, आईएनजी लगाना पड़ता है। जैसे हमने कह दिया कि स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, गलत है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो मैंने कहा कि नो दोज पीपल इज वेरी डिफिकल्ट, नो दोज पीपल, तो क्या हो जाएगा? नोइंग दोज पीपल इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने वर्ब को बनाया सब्जेक्ट, और जब वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना देते यानी कि एज ए नाउन बिहेव कराते हैं वर्ब को, तो वही कहलाता है जेरंड। अभी सब के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो यहां पर सिंगिंग क्या है? जेरंड है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरीके से या ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज होती है वर्ब में आईएनजी लगाकर, राइट। अब अगला देखें, आई सॉ ए सिंगिंग डॉल। आई सॉ ए सिंगिंग डॉल। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर पूछा जाए कि इसमें मेन वर्ब कौन सी, तो क्या बताओगे? मेन वर्ब यहां पर ये है। अच्छा, अगर कहा जाए मैं इसमें टेंस में चेंज करूं, यहां पर मैंने बात की है पास्ट की, आई सॉ ए सिंगिंग डॉल। अगर मैं इसको प्रेजेंट में कह दूं और कह दूं कि आई सी या आई एम लुकिंग एट ए सिंगिंग डॉल या आई विल सी ए सिंगिंग डॉल, तो क्या सिंगिंग पे कोई प्रभाव पड़ेगा? या यहां पर देखिए आई एम लगाया, हम कहते आई वेंट टू सिंग, तो भी ये टू सिंग ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, कभी भी ये पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। तो यहां पर देखें मेन वर्ब कौन से हो गए हमारे पास? सॉ हो गया, राइट। अब डॉल हमारे पास है, नाउन का काम कर रहा है, राइट। अगर ये नाउन है और उसके बारे में विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? सिंगिंग वर्ड इसके बारे में विशेषता बता रहा है। इसका मतलब जो विशेषता बताता है, यानी कि द वर्ड्स दैट क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन और कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बच्चे एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर सिंगिंग है ये कैसा है? ये क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया। अब क्योंकि ये वर्ब से बना है, यानी कि सिंग से बना है, आईएनजी लगाकर हम इसमें अगर ईडी फॉर्म लगा दें या थर्ड फॉर्म लगा दें तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहीं लगता है पास्ट पार्टिसिपल, कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, कहीं कहीं दोनों वैलिड होते हैं। हम सेंटेंसेस के फॉर्म में जरूर आपसे बातें करेंगे, बताएंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना बचे यहाँ पर। तो ये एडजेक्टिव है, जब वर्ब को एज एन एडजेक्टिव बिहेव कराया जाता है तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है। प्रेजेंट में आईएनजी लगाते हैं, पास्ट में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। सारी की सारी चीजें अब विस्तार से पढ़ेंगे, तो उम्मीद है यहां तक बातें क्लियर हुई होंगी। इसका भी एक बार एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें इन्फिनिटिव भी लिखा हुआ है, जेरंड भी लिखा हुआ है, और साथ ही साथ पार्टिसिपल भी लिखा हुआ है। राइट। तो चले भाई अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
अब एक एक को हम लोग बहुत ही इत्मीनान से ध्यान देके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो सबसे पहला हमने यहां पर लिखा अगेन क्या, इन्फिनिटिव। जैसा कि अभी बताया था कि इन्फिनिटिव शो करता है पर्पस को, लिख देते हैं पर्पस को। हर जगह टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाई जाती, जब आपको पर्पस शो करना हो तब लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं यहां पर आता हूं पढ़ने के लिए, तो कैसे इसको बोलेंगे, आई कम हियर टू स्टडी। आने का पर्पस क्या है, पढ़ना। फिर अगर मैंने कहा कि मैंने वहां जाने का तय कर लिया है, तो आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, यानी कि प्लानिंग को बताता है, पर्पस को बताता है। क्लियर। तो कैसे फॉर्म किया जाता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यहां पर हम इसका बेसिक फॉर्मूला लिख देते हैं इंफिनिटिव का। ये क्या होता है, 2 + V1। तो 2 + V1 जहां पर भी होगा, पर्पस को शो कर रहा होगा, वो कहलाएगा क्या, इन्फिनिटिव। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि आमतौर बच्चों से गलती क्या होती है कि 2 जहां पर भी देख लेते हैं वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और कहते हैं ये इन्फिनिटिव है, जबकि ऐसा नहीं होता। 2 के बाद जब मेन वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है तभी वो इन्फिनिटिव कहलाता, अदरवाइज वो इन्फिनिटिव नहीं कहलाता। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग जान गए। अब पर्पस को शो करता है, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तब। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं इन्फिनिटिव के, जैसे इट इज नॉट इजी टू प्ले क्रिकेट। देखिए, इट इज नॉट इजी टू प्ले क्रिकेट। तो अगर कोई पूछे कि यहां पर इन्फिनिटिव क्या है, तो आप कहोगे ये है, ये आपका हो गया क्या, इन्फिनिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कभी कभी क्या होता है, इन्फिनिटिव को हम लोग एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप जुरंड लगाओ, चाहे इन्फिनिटिव लगाओ एज ए सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा टू सिंग इज नॉट इजी। अब बहुत ध्यान समझना, टू सिंग, सॉरी यहां पे सिंगिंग हो गया। टू सिंग इज नॉट इजी, आप ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि सिंगिंग इज नॉट इजी। सिंगिंग इज नॉट इजी में सिंगिंग क्या होगा, जिरंड होगा, जबकि टू सिंग कहोगे तो यहां पर ये क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। अब कह दिया जाए कि सर कौन सा सही है, सिंगिंग इज नॉट इजी या टू सिंग इज नॉट इजी, हम कहेंगे दोनों सही है। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट के केस में आया तो इन्फिनिटिव को एज ए सब्जेक्ट थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और अच्छा ये समझा जाता है कि जिरंड का यूज करो। इसका मतलब अगर ये स्पॉटिंग एरर में आया तो इसमें कोई भी एरर नहीं होगा, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट में आया तो इसमें इंप्रूवमेंट में क्या इंप्रूवमेंट जाएगा कि सिंगिंग इज नॉट इजी। लेकिन ये गलत नहीं है, वही दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये गलत नहीं है, ये भी सही है, वो भी सही है, सिंगिंग इज नॉट इजी, टू सिंग इज नॉट इजी, लेकिन इन्फिनिटिव को एज ए सब्जेक्ट अवॉइड किया जाता है। इंप्रूवमेंट हो सकता है लेकिन ये गलत नहीं। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही हैज डिसाइडेड टू मैरी हर। ध्यान रहे, ही हैज डिसाइडेड टू मैरी विद हर नहीं होता, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं जाता। ऑल्दो इन केस ऑफ पैसिव, जब आप इसका पैसिव बनाते हो मैरी वर्ड का, तो मैरिड के साथ टू लग जाता है, राइट। लेकिन यहां पर सीधे सीधे जब भी एक्टिव में बात करोगे कोई भी प्रीपोजिशन का हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो सिंपली क्या कहेंगे, ही हैज डिसाइडेड टू मैरी हर, राइट। तो अब यहां पर अगर पूछा जाए आपसे कि सर इन्फिनिटिव क्या है, तो क्या बताओगे, यहां पर इन्फिनिटिव, यहां पर ये हो गया इन्फिनिटिव, और यहां पर क्या हो गया, टू मैरी, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। तो अब इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहां पर लिख देते हैं, राइट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए भाई, एग्जाम में इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देख लेते हैं एक बार। इन्फिनिटिव में से सिंपल टाइप का जो इन्फिनिटिव होता है, हम इसके पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। लिखा होगा यू हैव टू, ये हैव टू का एग्जाम्पल ना लें,
कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कोई बात नहीं। आई एम गोइंग टू withdrew the amount, है ना? हैव टू भी कह सकते हो, लेकिन वो एक मॉडल वर्ब में आ जाता है, वो एक डिफरेंट चीज है। हालांकि उसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा कि हैव टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए मैंने यहां पर एक वर्ब को चेंज कर दिया, मेन वर्ब बना दिया, ताकि हम मॉडल वर्ब का बाद में यूज करें। तो आई एम गोइंग टू विथड्रू द अमाउंट। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म जाती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। हालांकि टू के बाद आईएनजी फॉर्म हो सकती है, लेकिन वो इन्फिनेटिव नहीं कहलाएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव का मतलब ही यही है कि टू के बाद V1 होना चाहिए, मस्ट है। अगर आईएनजी फॉर्म आती है टू के बाद तो वो इन्फिनेटिव का केस नहीं होगा, वो ज्यूरेंट का केस होगा। कैसे, वो बताएंगे आगे। सो आई एम गोइंग टू विथड्रू द अमाउंट। तो सिंपली यहां पर एरर क्या था? फर्स्ट फॉर्म जाती है भाई, हमने यहां पर विथड्रू सेकंड फॉर्म का यूज किया, विथड्रॉ, विथड्रू, विथड्रॉन, निकालना कोई चीज, राइट? तो विथड्रॉ या हटा लेना, विथड्रॉ। सो आई एम गोइंग टू विथड्रॉ द अमाउंट, राइट? क्लियर है? तो इस टाइप से इस एक्सरसाइज में से, यानी कि इन्फिनेटिव में से सिंपल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देखते हैं कि और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस में से इस चैप्टर में से कैसे आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा बेयर इन्फिनेटिव। तो इसका मतलब इन्फिनेटिव में एक तो सिंपल इन्फिनेटिव हो गया, दूसरा हो गया बेयर इन्फिनेटिव। ये देखिए बेयर इन्फिनेटिव। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बेयर का मतलब क्या होता है? BARE। बच्चों बेयर का मतलब होता है शून्य, या जिसमें कोई चीज ना हो, नल, नलिफाई करना, कोई भी वैल्यू ना हो। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई चीज मिसिंग होगी। तो भाई इसमें टू ही मिसिंग है, TO2 मिस हो जाता है। इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चों? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, जबकि बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है कि टू हटा देना, यानी कि सीधे सीधे मेन वर्ब आएगी और उसके बाद तुरंत यहां पर एक और वर्ब आ जाएगी जो कि कहलाएगी बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें टू लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि दिस इज इन्फिनेटिव, ये कुछ और नहीं बल्कि इन्फिनेटिव है, लेकिन विदाउट टू वाला। ये भी एक तरह का इन्फिनेटिव है, लेकिन इसमें टू का यूज नहीं करते। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा कोई एग्जांपल बताइए कि जिसमें आपने दो वर्ब का यूज किया हो और टू का यूज ना किया हो। बताते हैं बिल्कुल। जैसे कि लिखा हुआ है I helped my father to start his business। देखिए, I helped my father to start his business। क्या कहना चाहता है? कि मैंने अपने पिताजी की मदद की किस चीज में? स्टार्ट करने में अपने बिजनेस को, यानी उनके बिजनेस को स्टार्ट करने में मैंने उनकी मदद की, राइट? अब ओल्ड ग्रामर ये कहती है कि सेंटेंस को हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो क्या है? कि आई हेल्प माई फादर इन स्टार्टिंग, आई हेल्प माई फादर इन स्टार्टिंग हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद की। लेकिन अब इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं किया जाता है। ओल्ड ग्रामरिस्ट करते थे इसका यूज, या हो सकता है कभी कभी आपको इस फॉर्म में मिल जाए जो कि सही होगा। इन लगाने के बाद आपको आईएनजी फॉर्म लगानी होगी। लेकिन यहां पर अगर आपने टू के फॉर्म में लिखा और आई हेल्प्ड माय फादर टू स्टार्ट हिज बिजनेस, तो आपसे गलती हो जाएगी। रीजन क्या है? कि जब भी आप हेल्प का यूज करो ना, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो हेल्प की, तो हेल्प के साथ लगता है बेयर इन्फिनेटिव। इसका मतलब इसमें टू नहीं लगेगा। सो आई हेल्प्ड माई फादर स्टार्ट हिज बिजनेस। अभी नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल देखो। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव जाता है, यानी कि जिनके साथ हमें टू का यूज नहीं करना होता। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने उसे हंसाया या मैं उसे हंसाऊंगा। वॉट एवर द टेंस इज डजंट मैटर, कोई भी टेंस आप ले सकते हो। चलो, मैं उसे हंसाऊंगा, आई विल
मेक हर टू लाफ। ये देखें, एक और सेंटेंस मैंने लिख दिया है यहां पर, आई विल मेक हर टू लाफ, मैं उसे हंसाऊंगा। अब इसमें गलती क्या है वो देखें, यहां पर मैंने यूज किया है मेक का, चाहे गेट हो, चाहे लेट हो, चाहे मेक हो, चाहे हेल्प हो, इनके साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टी ओ टू। तो गलती यहां पर क्या है कि आई विल मेक हर लाफ। देखिए पहली वर्ब ये आई जो कि मेन वर्ब थी, विल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी वर्ब कौन सी आई? लाफ आई, बीच में टू नहीं लगा, यानी दोनों वर्ब एक साथ आ गई। आई विल मेक हर लाफ। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर जो लाफ लिखा है ये क्या कहलाएगा? बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि इसमें टू नहीं लगा है। यहां पर जो स्टार्ट है वो क्या कहलाएगा? बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि इसमें टू लगा दिया तो गलत हो जाएगा। बताए भाई, कोई दिक्कत? तो यहां पर हम लिखेंगे कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ टू का यूज नहीं करते, यानी जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव लगता है। तो हम लिख दे रहे यूज बेयर इन्फिनेटिव विद दीज वर्ब्स। इन वर्ब्स के साथ बेयर इन्फिनेटिव लगाओ, यानी कि विदाउट टू। कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों लेट, फिर है गेट, फिर है मेक, फिर है हेल्प, उसके बाद है सी, उसके बाद है हियर। राइट, जैसे आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, ये नहीं कह सकते कि आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड। राइट, हालांकि आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड भी सही है, लेकिन ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा सभी के सभी मॉडल वर्ब्स, उसके बाद सेमी मॉडल्स, क्या होते हैं सेमी मॉडल्स से बताएंगे। सेमी मॉडल्स भी इसी में आते हैं, यानी इनके बाद टू का यूज नहीं करते। और इनके अलावा कुछ और वर्ड्स जैसे वुड रादर, वुड बेटर, इसके अलावा हैड रादर, हैड बेटर। इनके साथ टू का यूज नहीं करना होता बच्चे। अब आप सोचोगे कि सर यहां से लेकर यहां तक जो आपने वर्ड्स लिखे हैं ना, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर, हैड बेटर, इसका मतलब क्या होता है? इन चारों का एक ही मतलब है। हाँ, सरप्राइजिंगली इन चारों का एक ही मतलब है, और वो मतलब क्या है? चाहे शुड कहो, चाहे इनमें से कोई एक वर्ड कह दो, यानी कि ये सभी के सभी किसके लिए यूज होते हैं? शुड के लिए। राइट, चाहे शुड कहो या चारों में से कोई भी वर्ड अगर कोई पूछे कि शुड की जगह पे और क्या क्या लगा सकते हैं, तो बताना हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, इन चारों में से कोई भी लगा सकते हैं शुड की जगह पर। राइट, तभी इनके बाद जैसे कि शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन चारों के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। राइट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, तो एक आध और सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। आई सॉ हिम, सॉ है ये, सी नहीं है। आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड। तो दो चीजें इसमें सही हो सकती है, वो क्या क्या है? पहला तो हम इसमें से टू हटा दें तो क्या हो जाएगा? आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, ये बेयर इन्फिनेटिव का केस है। दूसरा हम इसमें आईएनजी भी लगा सकते हैं, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। राइट, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, ये भी सही, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, दोनों सही। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे वुड बेटर, वुड रादर का। यू वुड
rather, या you had better, या you had rather, एक ही बात है, चाहे would rather लगाओ, would better लगाओ, had better लगाओ, had rather लगाओ, सबका एक ही मतलब होता है should, और should के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। had देख के थर्ड फॉर्म में लगाना। जैसे अगर कहा जाए कि you had better gone there, अच्छा होता कि तुम वहां जाते या गए होते, है ना, या जाओ, whatever the sense is। तो एक्चुअली ये शुड का सेंस देता है, इसका मतलब प्रेजेंट में ये क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हैड है तो ये पास की बात करेगा, लेकिन ये शुड को रिप्लेस करता है। तो यू शुड गॉन देयर नहीं, यू शुड गो देयर। कई लोग इसमें लगाए थे यू हैड बेटर टू गो देयर, जबकि इसके साथ टू लगता नहीं, यू हैड बेटर गो देयर, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। तो इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है। एक और एग्जांपल देख लें, लेट हिम टू सिट हियर, देखिए लेट हिम टू सिट हियर क्या हो जाएगा, लेट हिम सिट हियर। लेट के साथ भी टू नहीं लगता, बेयर इन्फिनिटिव फॉलो किया जाता है। याद रहे, ऐसा नहीं कि टू कहीं भी पूरे सेंटेंस में नहीं लगेगा, जो इस वर्ब के बाद टू आएगा वो लगेगा, जैसे जो पर्पस को शो कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर अगर मैंने ये कहा कि you have to help your brother to do this। देखें, यू हैव टू हेल्प योर ब्रदर टू डू दिस, इसका क्या मतलब हुआ, आपको अपने भाई की मदद करनी है। यू हैव टू कब लगाते हैं, जब करना पड़ता है, कोई काम करना है, मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट, राइट। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। सो यू हैव टू हेल्प योर ब्रदर टू डू दिस। यहां पर दो टू लगे हुए हैं, सर किसको हटाएं। तो अब सीधी सी बात है, जो वर्ब्स हमने लिखवाई है, गेट हो गया, लेट हो गया, मेक हो गया, है ना, या मॉडल्स वर्ब हो गया, इनके बाद आपको देखना है। तो यू हैव टू हेल्प, ये आया हेल्प। अब हेल्प के बाद टू नहीं लगेगा, ये वाला टू हटा देंगे, ये वाला सही है, राइट, क्योंकि ये हैव वाला टू है। यू हैव टू हेल्प योर ब्रदर डू दिस। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब आपको याद होगा मैंने एक चीज वहां पर लिखी थी, क्या लिखा था, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, और साथ ही साथ लिखा था मॉडल वर्ब्स क्या क्या होती हैं, कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, वुड हो गया, सब के सब, हैज टू, हैव टू, ये सब, ऑट टू, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। इनके क्या यूसेज है आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात डिस्कस कर लें कि सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, क्योंकि सेमी मॉडल्स एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों को अक्सर पता नहीं होता। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हाट आर दे, क्या होता है सेमी मॉडल्स और कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चला, सेमी मतलब आधे मॉडल्स होते हैं, आधे मेन वर्ब होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं हाफ मॉडल्स और हाफ क्या, मेन वर्ब। जब ये मॉडल वर्ब होंगे तो इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है। जब ये मेन वर्ब होंगे तो इनके साथ इन्फिनिटिव आता है। एग्जाम्पल होते कौन कौन से हैं, सिर्फ दो होते हैं, होते तो तीन है लेकिन दो आप समझो, क्योंकि ऑटो भी तीसरा होता है, लेकिन आप दो ही समझो, दो ही में से एग्जाम में आता है। पहला है नीड, दूसरा है डेयर। ये दोनों के दोनों सेमी मॉडल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये दो प्रकार से काम कर सकते हैं, एक मॉडल वर्ब की तरह और एक मेन वर्ब की तरह, राइट। अब यहां पर हम लिख देते हैं सेंटेंस, ताकि यहीं पर रहे सेंटेंस हमारा, भागे नहीं कहीं, ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। चलो व्हाइट पेन से लिख देते हैं, राइट। हमने एक आपको सेंटेंस, ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैं ये डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, फिर से एक बार समझ लेते हैं। उसे पढ़ने की आवश्यकता
नहीं है। चलो भाई, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होना का मतलब क्या है? नीड। डेयर का मतलब क्या है? साहस ना जुटा पाना, नहीं, यानी कि वो काम ये नहीं कर सकता, हिम्मत होना, किस चीज़ की हिम्मत ना कैसे करना, वो डेयर होता है, राइट। तो उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नीड का ही यूज करेंगे दोनों में, नीड आवश्यकता के लिए ना, लेकिन एक जगह हम नीड को लगाएंगे मॉडल वर्ब की तरह, एक जगह हम यूज करेंगे उसको मेन वर्ब की तरह। देखते कैसे। तो इसके दो ट्रांसलेशन होंगे। पहला, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ही डज नॉट नीड टू स्टडी। देखें, ही डज नॉट नीड टू स्टडी। अब यहां पर देखें, मैंने यहां पर डज का यूज किया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब मेन वर्ब होना जरूरी है यहां पर। तो मेन वर्ब यहां पर क्या है? ही डज नॉट नीड टू स्टडी। नीड यहां पर क्या है? मेन वर्ब। एमवी यहां पर मैंने लिख दिया, एनवी, मेन वर्ब। ही डज नॉट नीड टू स्टडी। तभी यहां पर मेन वर्ब जब होता है तो क्या? इन्फिनिटिव। तभी यहां पर मैंने इन्फिनिटिव का यूज किया, टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, टू स्टडी। दूसरा तरीका बच्चों इसका यह है कि हम इसको बना दें किसमें? मॉडल वर्ब की तरह। तो मॉडल वर्ब में डज नहीं लगता। मॉडल वर्ब जैसे हो गया कैन, हो गया शुड, हो गया मे, हो गया माइट, हो गया, इनके साथ कभी डू डज लगता है? हेल्पिंग वर्ब चाहिए? नहीं चाहिए। मैंने कहा कि मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, फिर मैंने कहा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। तो आई कैन डू दिस, इसमें हम कह सकते हैं कि जो कैन हो गया, शुड हो गया, सभी के सभी मॉडल वर्ब है, और इनके बाद ना तो टू का यूज करते हैं और ना ही हम किसी अदर फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लेते हैं, या तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और साथ ही साथ क्या आता है इसमें? यानी मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, और टू का यूज बिल्कुल भी इसमें नहीं किया था। तो अगर हम ये कह सकते हैं यू शुड टू सिट हियर? नहीं ना, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही मॉडल वर्ब काम करता है। यू शुड गो देयर, यू शुड सिट हियर, हम ये नहीं कहते यू शुड टू। तो जैसे यहां पर आएगा, दूसरे तरीके से अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो हम सीधे सीधे ये कर सकते हैं, जैसे कैन नॉट, शुड नॉट, मे नॉट, माई नॉट होता है, वैसे नीड नॉट, ही नीड नॉट। अब जैसे ही मैंने यहां पर मॉडल वर्ब का यूज किया, टू हटा देंगे, ही नीड नॉट स्टडी। उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां नीड्स नहीं किया क्योंकि यहां पर कैन का कैस नहीं करते, है ना। एक तरीके से मॉडल वर्ब भी मैंने यहां पे लिख दिया, जैसे कैन नॉट, मे नॉट, माई नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, वैसे नीड नॉट मॉडल वर्ब। ही नीड नॉट स्टडी, राइट। ये यहां पर नीड क्या है, कोई पूछे तो क्या बताओगे? ये है मॉडल वर्ब। तो आपने देखा सेमी मॉडल का कॉन्सेप्ट, ये डेयर के साथ ऐसा होता है और नीड के साथ, दो चीजों के साथ ऐसा होता है, राइट। अगर मैंने कहा कि हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस, टू नहीं लगेगा। हाउ डेयर, कई लोग बोलते भी हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस, गलत है। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस, राइट। इसमें टू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर डेयर कैसे आया है? मॉडल वर्ब की तरीके से आया। क्योंकि अगर मेन वर्ब की तरीके से आता तो हाउ लगाने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता, जैसे हाउ डिड यू डेयर टू टॉक लाइक दिस। तो अब सही है, डिड यू या हाउ डू यू डेयर, जब भी आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो टू लग जाएगा, अदरवाइज टू नहीं लगेगा। तो जैसे कि आपने देखा सेमी मॉडल कॉन्सेप्ट यहां पे कंप्लीट हो गया। अब चले आते हैं हम लोग बच्चों जिरंड की तरफ और देखते हैं जिरंड क्या होता है। तो जिरंड मैंने पहले बताया था कि जब हम वर्ब में आईएनजी लगाकर इसको नाउन की तरह बिहेव कराते हैं, वो नाउन चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, तो कहलाता है जिरंड। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम सिंगिंग, दूसरा सिंगिंग इज डिफिकल्ट, तीसरा आई लव सिंगिंग। तीनों ही सेंटेंसेस में मैंने सिंगिंग वर्ड का यूज किया है, लेकिन तीनों ही सेंटेंसेस में सिंगिंग का रोल अलग अलग है। पहले वाले में ये है मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, आई एम सिंगिंग मेन वर्ब क्रिया को बता रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं गा रहा हूं, राइट, आई एम सिंगिंग। दूसरे वाले मैंने एज ए सब्जेक्ट बिहेव कराया कि सिंगिंग इज डिफिकल्ट, बात यहां पर सिंगिंग की हो रही, सब्जेक्ट की तरह
अब सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, हमने वर्ब से नाउन बना है जो कि जिरंड होता है, यानी कि ये यहाँ पर जिरंड है और ये जिरंड कैसा है, एज अ सब्जेक्ट है यहाँ पर, सब्जेक्ट। अब आई ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया मेन वर्ब, मैं किसे पसंद करता हूँ, किसे लाइक करता हूँ या किसे प्यार करता हूँ, आई लव सिंगिंग। तो सिंगिंग, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगेन है क्या, जिरंड। तो आपने देखा जब वर्ब में आईएनजी लगाकर नाउन बनाते हैं तो एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं किसका, आईएनजी लगाकर, जिरंड का। तो आई एम सिंगिंग में सिंगिंग मेन वर्ब है हमारी, सिंगिंग इज डिफिकल्ट में सिंगिंग क्या है, जिरंड है एज ए सब्जेक्ट, आई लव सिंगिंग में जिरंड है एज एन ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आएगा जिरंड क्या होता है। अब बच्चों ये तो आपने सीख लिया, बहुत आसान था। जिरंड का यूज क्या है, सेंटेंस कैसा आता है एग्जाम में, ये देखें। क्योंकि कई ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हमें आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है, हम चाहें तो इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर हम बात करें बच्चों इस टर्म की और कह दें एंजॉय एक वर्ब है, इसकी बात करते हैं। अगर मैं कह दूं आई एंजॉय टू ट्रैवल, आई एंजॉय टू ट्रैवल, और दूसरा मैंने लिखा आई एंजॉय ट्रैवलिंग, और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा सही है, तो मैं कहूंगा कि हो तो दोनों सकता है, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं वो जरा देखें। एक और देखें उससे पहले कुछ और सेंटेंस। एग्जाम में जब आप लिखते हो और जब टाइम आपका ओवर हो जाता है, जो इन्विजिलेटर होता है, टीचर होता है, वो कहता है प्लीज स्टॉप राइटिंग, वो ये भी तो कह सकता है प्लीज स्टॉप टू राइट। जैसे ये प्लीज स्टॉप टू राइट, प्लीज स्टॉप राइटिंग। आप कहोगे सर हमें जो सही लग रहा है वो ये सही लग रहा है और ये सही लग रहा है, तो मैंने कहा कि टू ट्रैवल और टू राइट क्यों नहीं कहता, क्यों गलत है? इसलिए गलत हो जाता है, गलत नहीं है, जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। आई एंजॉय टू ट्रैवल, मतलब टू ट्रैवल का मतलब क्या हो, इन्फिनेटिव का यूज करना चाहते हैं, जबकि इन्फिनेटिव क्या बताता है, पर्पस को बताता है। इसका मतलब ये हो जाएगा मैं एंजॉय करता हूं एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। मैं एंजॉय करता हूं ट्रैवल करने के लिए, तो मैं एंजॉय करता हूं ट्रैवल करने के लिए, क्या मतलब सेंटेंस का, नॉनसेंस लग रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाता है, राइट। अब देख प्लीज स्टॉप टू राइट, क्या मतलब हुआ, क्योंकि पर्पस को बताता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है पर्पस को बताता है, इन्फिनेटिव होता है। प्लीज स्टॉप टू राइट का मतलब ये हुआ रुको लिखने के लिए, कृपया रुको लिखने के लिए। लेकिन हमें कहना क्या है, लिखना रोको, लिखना कोई चीज, वो क्या होगा, एक नाउन होगा, राइट। नाउन को कैसे बनाते हैं, जिरंड के फॉर्म में आईएनजी लगाकर, यानी कि हर जगह आप इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते। पर्पस शो करना है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और अगर आपको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जरूरत है वर्ब के फॉर्म में तो हमेशा आप आईएनजी फॉर्म का यूज करो, यानी जिरंड का यूज करो। तो प्लीज स्टॉप, रोको किस चीज को, लिखना रोको, वो चीज है, वो नाउन है, इसलिए यहां पर राइटिंग का यूज किया, जिरंड का यूज किया, इन्फिनेटिव का यूज नहीं किया। तो यहां पर इन्फिनेटिव गलत हो जाता है, यहां पे जिरंड सही हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद जिरंड आता है, रटने की जरूरत नहीं है, देखकर समझ में आ रहा है। कुछ और भी वर्ब्स लिख देते हैं कि जिनके साथ हमेशा जिरंड का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते। तो आप लिख सकते हो वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ जिरंड आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता। तो यानी कि हम यहां पे क्रॉस कर देते हैं, इन्फिनेटिव नहीं यूज करना है, बल्कि क्या लगाना है, जिरंड का यूज करना है। कौन कौन सी वर्ब्स है लिख देते हैं एक बार। तो सबसे पहला मैंने क्या लिखा था, एंजॉय, फिर है लाइक, फिर है लव। आई लव गोइंग देयर, आई लव टू गो देयर, हो सकता है फॉर द टाइम बिंग हो सकता है, लेकिन बेटर वर्जन क्या है, आई लव गोइंग देयर, आई एंजॉय। इसके बाद माइंड, वर्ड, फिनिश,
इमेजिन, राइट। एंजॉय हो गया, लाइक हो गया, लव हो गया, माइंड हो गया, वर्ड हो गया, फिनिश हो गया, इमेजिन हो गया, अवॉइड हो गया, etc। इनके साथ हमें gerund का यूज करना होता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे I have to avoid to sing। ये देखिए, I have to avoid to sing, तो क्या होना चाहिए? I have to avoid, क्या चीज अवॉइड करें? वो चीज क्या होगी? वो gerund होगा, नाउन होगा, सिंगिंग। I have to avoid singing। अवॉइड के साथ भी क्या आया? ing फॉर्म, द मेन वर्ब आई। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ब की ing फॉर्म मेन वर्ब तो अवॉइड हो गई। खैर, इस वर्ब्स के बाद, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह यूज होगी, इसके बाद जो भी वर्ब आएगा उसका ing फॉर्म आपको रखना है। दैट इज वाई यू हैव टू या आई हैव टू अवॉइड सिंगिंग। एक और देखें, she likes to go there। she likes to go there, क्या करना होगा? she likes going there। she likes going there, राइट? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इन्फिनेटिव का यूज यहां पर नहीं करना। हालांकि स्पोकन में यूज होता है, दैट डजंट मैटर स्पोकन में क्या यूज होता है, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहां पर शी लाइक्स टू गो नहीं होगा, बल्कि शी लाइक्स गोइंग देयर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, कुछ और भी एग्जांपल लिखते हैं। जैसे यहां पे माइंड भी लिखा हुआ है, वर्ड फिनिश, वर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं एक बार। से इट इज वर्थ टू शेयर। दूसरा, आई नेवर माइंड टू बीट हिम। सो इट इज वर्थ टू शेयर नहीं बेटा, शेयरिंग, इट इज वर्थ शेयरिंग, क्योंकि इसके बाद जेरेंड आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता। आई नेवर माइंड, क्या माइंड नहीं करते? बीटिंग। आई नेवर माइंड बीटिंग हिम। क्लियर है? तो इनके बाद आपने देखा क्या आया, इनके बाद जेरेंड आया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसमें अक्सर लोग परेशान रहते हैं बच्चे कि होता कैसे। कई लोगों को पता है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि टी और टू के बाद, इस टू के बाद हमेशा V1 आता है, कभी भी ing फॉर्म लग नहीं सकती। हाँ, इतना याद रख सकते हो आप कि इस टू के बाद कभी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं मिल सकती, या फिफ्थ फॉर्म जिसमें ऐसे लगाते नहीं मिल सकती। दो फॉर्म मिल सकती है, पहला है या तो V1 मिलेगा, तब ये इन्फिनेटिव कहलाएगा, और दूसरा बच्चों कि इसमें आपको टू के बाद V की ing फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म भी आती है, जिसको हम लोग जेरेंड कहते हैं। जेरेंड के केस में ing फॉर्म भी आती है टू के बाद। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जिनके बाद जेरेंड फॉलो होता है? ऐसा लगता है कि टू आ रहा है इन्फिनेटिव का, लेकिन वो इन्फिनेटिव का टू नहीं होता, जैसे कि वो फ्रेजेस का टू होता है। जैसे अगर हम कहें हैव टू में जो टू लगा है और टू में जो टू लगा है, तो क्या वो इन्फिनेटिव है? नहीं, वो उसका अपना वजूद है, उसमें लगता ही लगता है। जैसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिसमें टू लगता ही लगता है। लुक फॉरवर्ड टू, देखिए लुक फॉरवर्ड टू में क्या लगा? टू लगा है पहले से। विद ए व्यू टू, राइट, विद ए व्यू टू, इसमें भी टू पहले से लगा हुआ है। इसके अलावा यूज्ड टू, यूज टू के साथ ध्यान रहे एक केस होता है इन्फिनेटिव भी आता है प्लस जेरेंड भी आता है एक केस, बताएंगे दोनों केसेस क्या है। इसके अलावा प्रोन टू, accustomed टू,
एडिक्टेड टू। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं बच्चों जिनके बाद हमेशा आपको जेरेंट का यूज करना होता है इनमें, क्योंकि पहले से टू लगा होता है तो टू हटाते नहीं है। एग्जाम्पल, इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में आते हैं जो कि आता ही आता एग्जाम में। वो एग्जाम्पल क्या है जो आता ही आता एग्जाम में? जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले दिस मैच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले दिस मैच, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले, मैं लुक फॉरवर्ड करता हूं यानी कि मैं होप करता हूं, आशा करता हूं, आगे देखता हूं, आशा करता हूं ये मैच को खेलने के लिए। लेकिन ये गलत है। रीजन क्या है? लुक फॉरवर्ड, मैं आशा करता हूं किस चीज की, वो चीज आएगी यहां पर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आशा कर रहा हूं किस चीज की? टू प्ले। यहां पर ऐसा लग सकता है कि इन्फिनेटिव है, लेकिन नहीं, ये टू तो इसका है। लुक फॉरवर्ड टू हमेशा आता है, लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू आता है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पर प्ले काटेंगे, प्लेइंग कर देंगे। ये देखें, बहुत ही मुश्किल है समझना, लेकिन यहां पर देखिए अगर आप पूरा वीडियो समझ के पढ़ेंगे, देखेंगे एक एक चीज को, तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि एक नाइटमेयर है, बुरा सपना है, आसान होता हो। यहां पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग हो जाएगा। याद रहे यहां पर टू लगा रहेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग दिस मैच, टू हटाएंगे नहीं, क्योंकि टू किसका है? ये लुक फॉरवर्ड का है, इन्फिनेटिव का टू नहीं है। ये जुरंड आया यहां पर। एक और देखें, he is addicted to smoke। देखिए, he is addicted to smoke। इसका मैं फंडा बता रहा हूं, रूल नहीं बता रहा हूं कि इनके साथ ये चीज लगती है, जुरंड लगता है, रट लो। नहीं, समझना है आपको, पर्पस को शो करना है या ऑब्जेक्ट को दिखाना है। वो आदि है, क्या मतलब? he is addicted to, किस चीज का? He is addicted to, किसी चीज का आदि है वो। टू तो इसका है, ये addicted to, ये हट नहीं सकता। अब वो चीज क्या है? चीज हमेशा दुनिया में कोई भी चीज हो वो नाउन होता है। स्मोक यहां पे वर्ब लिखा है, तो क्या कर देंगे? स्मोकिंग। That's why we say he is addicted to smoking, he is addicted to drinking, he is addicted to talking, not talk। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसको समझने में, करने में? तो आप लोग समझ गए कि टू के बाद अगर कोई पूछे टू के बाद कभी आईएनजी फॉर्म आ सकती है, कहना हाँ बिल्कुल आ सकती है, विद ए व्यू टू। या इसके बाद व्हेन इट कम्स टू के साथ, व्हेन इट कम्स टू डांसिंग नॉट डांस, या फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, प्रोन टू, इन सब के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, यानी जेरेंट का यूज करते हैं। क्लियर है भाई? कोई यहाँ तक डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अगर इत्मीनान से समझ के पढ़ोगे तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम अगले की तरफ अपने बढ़ते हैं, जो कि हम कह सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है, उसका नाम क्या है? पार्टिसिपल। और ध्यान रहे कि पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। तीनों का स्ट्रक्चर लिखे देते हैं, क्या आता था कि भूलो ना। प्रेजेंट में बेटा आईएनजी फॉर्म है ना, यानी कि V4, यहां पर V3, और यहां पर हैविंग के साथ V3। ये स्ट्रक्चर होते हैं तीनों के। ये क्या है? तीन, सही से लिख लो। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म लगाना, फोर्थ फॉर्म लगाना। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म लगाना। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग के बाद V3 लगाना। तो हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल तो बाद में समझेंगे, पहले ये दोनों समझ लेते जो कि इजी है। चलो भाई समझते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, बहुत ध्यान समझना, इत्मीनान समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं। सेंटेंस लिखा है, आई सॉ ए फ्लाइंग मंकी, या आई सॉ ए फ्लोन मंकी। बहुत ही इत्मीनान समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं।
मैंने बताया था पार्टिसिपल होता है एडजेक्टिव, जब वर्ब को एडजेक्टिव का रोल प्ले कराओ, यानी कि नाउन की खासियत के लिए उसको लगा दो बताने के लिए, तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। और वर्ब से क्योंकि बना है तो वही एडजेक्टिव क्या कहलाता है? पार्टिसिपल। अगर आईएनजी लगाकर बना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म लगाकर बना है तो पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन हमेशा हम लोग दोनों को इंटरचेंज या रिप्लेस नहीं कर सकते। जहां पर आईएनजी फॉर्म लगना वहां पर आईएनजी जाएगा, जहां पर थर्ड फॉर्म लगना वहां पर थर्ड फॉर्म लगेगा। और कुछ जगहों पे दोनों चलता है, जैसे इट इज ए डेवलपिंग कंट्री, एक और, इट इज ए डेवलप्ड कंट्री। देखिए भाई, बहुत ध्यान समझे। चलो भाई सेंटेंसेस पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सही कौन सा गलत। आई सॉ ए फ्लाइंग मंकी का मतलब ये हुआ, देखो मंकी हो गया नाउन, नाउन, कंट्री इज अ नाउन, कंट्री इज अ नाउन, ये सब नाउन हो गए। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये टर्म जिसमें आईएनजी फॉर्म लगा है, इसका मतलब वर्ब एक क्वालिफाई कर, यानी वर्ब क्वालिफाई करना चाहती है नाउन को। कैसे करेगी? जब वो पार्टिसिपल होगा। हम ये नहीं कह सकते कि आई सॉ ए फ्लाई मंकी, FLY, फ्लाई मंकी, नहीं, क्योंकि पार्टिसिपल तो बनाना ही पड़ेगा, इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। दो तरीके एडजेक्टिव बनाने के, या तो आईएनजी लगा दे थर्ड फॉर्म। अब देखिए सेंस के हिसाब से, सेंस कुछ रटना नहीं है। आई सॉ ए फ्लाइंग मंकी, मैंने एक उड़ता हुआ उड़ता हुआ, यानी कि अगर कोई चीज आईएनजी फॉर्म में लगी तो होता हुआ हम बोलेंगे, राइट। और जबकि थर्ड फॉर्म जब लग जाए तो हम होता हुआ नहीं बोलेंगे, हुआ बोलेंगे, राइट, ऑलरेडी डन। मैंने एक उड़ता हुआ बंदर देखा, ये सही है, या मैंने एक उड़ा हुआ बंदर देखा, उड़ा हुआ। जला हुआ कागज तो कह सकते, जलता हुआ कागज भी कह सकते। जला हुआ कागज बर्न्ड पेपर, राइट, जलता हुआ बर्निंग पेपर, जलता हुआ कोयला बर्निंग कॉयल, जला हुआ कोयला बर्न्ड, थर्ड फॉर्म लग बर्न्ड कोल, राइट। इन द सेम मैनर दोनों सही हैं, जलता हुआ और जला हुआ दोनों सही। उड़ता हुआ बंदर तो सही है, लेकिन उड़ा हुआ बंदर बताओ, उड़ा हुआ बंदर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। आई सॉ ए फ्लाइंग मंकी तो सही है, आई सॉ ए फ्लोन मंकी गलत है, उड़ा हुआ कुछ नहीं होता। यहां पर देख लो, इट इज ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलप होती हुई कंट्री है, और इट इज ए डेवलप्ड कंट्री, डेवलप हुई, पहले से हो चुकी है, तो दोनों सही है। इस केस में देखो दोनों सही। अब देखो मैंने कहा इट इज ए वेरी कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, या इट इज ए वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्या लगाओ? क्वेश्चन कैसा हो सकता है? कंफ्यूजिंग हो सकता है, यानी दूसरों को कंफ्यूज करता हुआ, लेकिन अपने आप में कंफ्यूज नहीं। यानी कि दो, यहां पे एक चीज और समझ में आई कि आईएनजी फॉर्म का मतलब है दूसरों पर असर दिखाई दे। जैसे मतलब कोई बंदा कंफ्यूजिंग है तो कंफ्यूज करता हुआ, दूसरों को कंफ्यूज करता है। लेकिन अगर कोई कंफ्यूज्ड है, ही इज कंफ्यूज्ड, तो मतलब वो खुद है, राइट, दूसरों पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। तो यही सब ध्यान देके आपको लगाना पड़ता है कि कहां पर आईएनजी फॉर्म लगाए और कहां पर थर्ड फॉर्म लगाए। तो इट इज ए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और इट इज ए कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, क्या लगाओगे? इट इज ए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूज्ड क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है इट इज ए, तय करके बताओ बच्चों, खुद से, मन से, कोई रूल मत लगाओ, सुन के समझ के बताओ। इट इज एन अलार्म्ड सिचुएशन और इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। इट इज एन अलार्म्ड सिचुएशन और अलार्मिंग सिचुएशन, क्या सही होगा बताओ? क्या सिचुएशन अलार्म्ड हो सकती है? नहीं, लोगों को अलार्म करने वाली, करती हुई सिचुएशन, इसका मतलब ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, कहीं पर आईएनजी फॉर्म गलत हो जाए, कहीं पर ईडी फॉर्म गलत हो जाए, कहीं दोनों सही होंगे। आई डोंट लाइक हाफ कुकिंग फूड। दूसरा, आई डोंट लाइक हाफ कुक्ड
फूड। कौन सही बच्चे, कौन सही है? आधा पकाता हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है, आधा पका हुआ, क्या बोलोगे? आधा पका हुआ, पकाता हुआ नहीं। सो आई डोंट लाइक हाफ कुक्ड फूड। यहां पर देखो थर्ड फॉर्म सही हुई और यहां पर आईएनजी फॉर्म सही हुई, है ना? तो कोई इसका रूल मत रटो कि लिविंग है या नॉन लिविंग, कुछ मत रटो। सेंस देखो क्या आ रहा है, हम कहना क्या चाहते हैं वो देखो बस, और लगा दो। तो ये होता है सेंस इंग्लिश ग्रामर का। जब सेंस जिस दिन आ गया ना, उस दिन रूल भूल जाओ बच्चे। तो आई डोंट लाइक हाफ कुक्ड फूड, ये सही हो जाएगा, कुकिंग गलत हो जाएगा। क्लियर है? परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे अगले टर्न पे। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। और मिलेंगे कुछ नया लेके अगले लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड और अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।